नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय काव्य धारा में मैथिली शरण गुप्त का स्थान। राष्ट्रीय काव्य से हमारा तात्पर्य उस काव्य से है जिससे किसी राष्ट्र की महिमा का गुणगान किया जाता है, उसके अतीत के गौरव चित्र अंकित किए जाते हैं, जिससे उस राष्ट्र कि अपनी स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए उत्सर्ग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, जिसमें राष्ट्र प्रेम के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र की एकता, उसकी अखंडता को स्थिर करने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें अपनी मातृभूमि और मातृभाषा के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास प्रकट किया जाता है, जिसमें अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति के प्रति अनुराग व्यक्त किया जाता है, जिसमें राष्ट्र विरोधी पुरातन रूढ़ियों और परंपराओं के प्रति जनता के दिल में विद्रोह उत्पन्न करने वाली क्षमता पैदा की जाती है, और जिसमें राष्ट्र विरोधी शक्तियों और शत्रुओं के प्रति तीव्र घृणा और क्षोभ जागृत करने की शक्ति प्रदान की जाती है, जो राष्ट्र की सामूहिक उन्नति, सामूहिक प्रगति और सामूहिक समृद्धि के लिए जनसाधारण के हृदय के अंदर देशभक्ति की जो ज्वाला उज्ज्वलित करने में समर्थ होता है। ऐसे साहित्य को हम राष्ट्रीय काव्य धारा का साहित्य कह सकते हैं। ऐसा लगभग जब ही होता है जब कोई विदेशी आक्रमणकारी राष्ट्र को अपनी शक्ति के बल पर परतंत्र बनाने की प्रयत्न करता है, या परतंत्र बनाकर राष्ट्र के जन जन को अपने क्रूर और उदंड शासन चक्र से कुचलता है, या कोई शासन दमन चक्र के द्वारा बेचारी भोली वाली जनता पर अन्याय और अधर्म के सारे लूटता है और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है, तब जनता के हृदय में क्रांति की लहर दौड़ती है और कविजन अपनी रचनाओं के द्वारा उस क्रांति को और भी तीव्र रूप प्रदान करने की कोशिश करते हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस राष्ट्रीय काव्य धारा का प्रारंभ कब हुआ, इसके जो बीज हैं वो हम सर्वप्रथम वीरगाथा काल साहित्य में राष्ट्रीय भावनाओं का एक उन्मेष मिलता है। उस समय हमारे राष्ट्र पर विदेशी मुसलमान आक्रमणकारी निरंतर आक्रमण कर रहे थे, और उनसे लोहा लेने के लिए राजपूत राजाओं में होड़ लगी हुई थी। क्षत्रिय पुत्रों को प्रोत्साहन दिलाने के लिए और राष्ट्र की संस्कृति की सभ्यता की सुरक्षा के लिए उत्साहित करने के लिए तत्कालीन चारण कवियों ने ओजस्वी वाणी के अंदर राष्ट्र ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें हम राष्ट्रीयता का पुट देख सकते हैं। लेकिन उस वक्त राष्ट्रीयता की जो परिकल्पना थी वो इतनी संकीर्ण थी कि छोटे छोटे रजवाड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर पूरा राष्ट्र बंटा हुआ था, और एक छोटा सा टुकड़ा उन चारण कवियों के लिए या उन राजा के लिए एक राष्ट्र का रूप ले रखा था। ऐसे में एक संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा और संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति के विचार से राजपूत राजाओं को प्रेरणा प्रदान ऐसा साहित्य नहीं कर सका। अभी तो सही माने में या ईमानदारी से कहा जाए तो किसी एक छोटी सी रियासत या छोटे से राज्य या छोटे से भूभाग की सुरक्षा और समृद्धि के लिए उसके शासक की कीर्ति पाकर अपने जीविका का चारण लोग निर्वाह करते थे। कुछ कवियों की अपनी आश्रयदाताओं की मिथ्या स्तुति भी की, उनका कीर्ति गान भी किया। भारत राष्ट्र के दो राजाओं की परस्पर लड़ाकर राष्ट्र विरोधी कार्य भी किया। अतः वीरगाथा कालीन काव्य में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय जागृति का जो अभाव है कि राष्ट्र को सामूहिक समृद्धि और सामूहिक प्रगति में सहायक न होकर के राष्ट्र की एकता और अखंडता को आघात पहुंचाने वाला साहित्य ही जान पड़ता है। वीरगाथा काल के बाद
हम विचार करें तो रीतिकाल के साहित्य में राष्ट्रीय काव्य धारा का कुछ स्वरूप मिल जाता है। और सही मायने में पूछा जाए तो इस काल में आकर के राष्ट्रीय काव्य धारा का यदि हम प्रथम उन्मेष में माने, शुरुआती माने, तो भी कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि इस समय भारत राष्ट्र औरंगजेब जैसे क्रूर बर्बर शासक के दमन चक्र में पिस रहा था। राष्ट्र की कलाकृतियों को नष्ट हो रही थी, भव्य मंदिरों का नुकसान हो रहा था, जजिया कर जनता के ऊपर लगा दिया गया था और क्रूर शासक हिंदू जनता पर भी अत्याचार कर रहा था। तो ऐसे में जननायक या विरोधी के रूप में शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जैसों का नाम हम ले सकते हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति के, अपने सामर्थ्य के बल पर औरंगजेब के विरुद्ध लोहा लेने की ठानी। और कवियों में भूषण ने अपने राष्ट्र नायक छत्रपति शिवाजी का गुणगान करके जन जन के हृदय में औरंगजेब के अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध भावनाएं उत्पन्न की। गुरु गोविंद सिंह स्वयं एक सिद्धस्त कवि थे और चंडी चरित्र की रचना करके उन्होंने ओजस्वी वाणी द्वारा पंजाब में क्रांति का मंत्र फूंका, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करते रहे, अन्यायी राजाओं के लोहा लेने की ठानी और अपना बलिदान आत्मोत्सर्ग करके एक राष्ट्रभक्त और देशभक्त होने का सबूत दिया। रीतिकाल के उपरांत यदि हम देखें तो आधुनिक काल में आकर के हिंदी साहित्य क्षेत्र में सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत अपनी ओजस्वी रचनाएं प्रस्तुत की। भारतेंदु के समय में अंग्रेजी राज्य स्थापित हो चुका था। अंग्रेज अपनी लालची प्रवृत्ति से धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमाते चले गए और जहाँ भी उनको धन मिला लूट करके इंग्लैंड पहुँचा दिया। भारतेंदु ने इस कूटनीति और वणिक वृत्ति की निंदा की और राष्ट्र भक्त होने के नाते जनता की दयनीय स्थिति को देखकर अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने सर्वप्रथम समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, नारी शिक्षा, भारतीय संस्कृति के महत्व की ओर जनता का ध्यान दिलाया। अतीत के गौरव का गुणगान करके उनके हृदय में स्वदेश और राष्ट्र और स्वभाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न किया। भारतेंदु के समान ही उनके जो सहयोगी कवि थे उस काल के, उन्होंने भारतेंदु युग के कवि थे, उन्होंने भी इस साहित्य रचना की। राष्ट्रीय काव्य धारा का जो तीसरा उन्मेष है वो द्विवेदी काल में आकर के हुआ। द्विवेदी काल के अंदर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय भावों से भरी हुई कविताएं सर्वाधिक मात्रा में लिखी गई और इसी युग में कवियों के अंतर्गत राष्ट्रीय चेतना अत्यधिक सशक्त और सबल रूप दिखाई दिया। इसका प्रमुख कारण यह था कि भारतेंदु युग तो देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति भी मिली हुई थी, किंतु अब देशभक्ति की भावना प्रबल थी। इस युग के कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास काव्यों में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, जाति सेवा, लोकहित की भावनाओं का निरूपण किया। और मुख्य रूप से मैथिली शरणगुप्त ने अपने काव्य में राष्ट्रीयता की भावनाओं को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय भावों का सर्वाधिक प्रचार और प्रचार किया। द्विवेदी मंडल के दूसरे कवियों ने भी इस काल के अंदर बहुत सी रचनाएं लिखी। गुप्त जी पर अपन विचार करें तो सन 1912 में 12 से लेकर के जब तक वे जिंदा रहे, यानी मृत्यु पर्यंत तक राष्ट्रीय भावों की गंगा जन जन तक पहुँचाने का जो भागीरथ प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। गुप्त जी ने सर्वप्रथम 1912 में भारत भारती लिखकर देशवासियों का ध्यान उनकी वर्तमान दुर्दशा की ओर आकृष्ट किया। अतीत की गौरवमयी झांकी प्रस्तुत कर उन्हें पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। तत्पश्चात वैतालिक के जागरण गीतों द्वारा उन्होंने भारतवासियों की प्रगति की ओर उन्मुख किया। भारतीय संस्कृति
का पाश्चात्य संस्कृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का संदेश दिया। उसके बाद उन्होंने किसान नामक काव्य में किसानों की दयनीय दशा का चित्रण किया, उनके दुख और दारिद्र्य से उत्पन्न होने वाली शोषण प्रवृत्ति को तत्काल समाप्त करने की प्रेरणा प्रदान की। इसके बाद अनद काव्य द्वारा कवि ने सत्याग्रह को प्रोत्साहित करने का और राष्ट्र सेवा और राष्ट्र रक्षा के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आत्म उत्सर्ग करने की भावनाओं का भी प्रचार प्रसार किया। उन्होंने स्वदेश संगीत के द्वारा परतंत्रता की घोर निंदा में सोए हुए भारतीयों को नव जागरण का संदेश दिया। हिंदू काव्य की रचना करके राष्ट्रव्यापी सामाजिक दृढ़ता, धार्मिक असहिष्णुता और जातिगत अनुदारता आदि को समाप्त करने की प्रेरणा दी। शक्ति काव्य की रचना करके कवि ने संघ में ताकत है, गुट में ताकत है मंत्र को जनजीवन में व्यापक बनाने का सराहनीय प्रयास किया। संपूर्ण राष्ट्र को दूसरों पर आश्रित न रह करके अपनी निजी शक्ति का संचय करने का मूल मंत्र दिया। इसके उपरांत वन वैभव की रचना कर उन्होंने भारत में व्याप्त हिंदू मुस्लिम एकता की समस्या का पौराणिक आधार पर समाधान प्रस्तुत किया। सांप्रदायिक संघर्ष को दूर करके दोनों जातियों को एक होकर अपने शत्रु से लोहा लेने का प्रोत्साहन दिया। बकसंहार की रचना कर अन्याय न सहने और अन्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उसके पश्चात उन्होंने गुरुकुल काव्य की रचना की। सिखों के बलिदानपूर्ण आख्यानों द्वारा भारत राष्ट्र को सैनिक शक्ति, राज्य शक्ति, शारीरिक शक्ति की अपेक्षा आत्मिक शक्ति और मानसिक बल की श्रेष्ठता का मूल मंत्र फेंका। तदंतर नहुस काव्य की रचना करके कवि ने समूचे राष्ट्र को नहुस की भांति अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए सतत प्रयत्न करने की प्रेरणा दी। गुप्त जी का काव्य हम देखते हैं प्रेरणाओं से भरा हुआ है, राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत है। उसके पश्चात उन्होंने अर्जन और विसर्जन काव्य की रचना की। राष्ट्र की शिक्षा दी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान यदि करना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने काबा और करबला पर भी काव्य लिखा, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की भावनाओं को सुदृढ़ करने का सुंदर प्रयास है। और वो इस बात को जानते थे कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई बिना हिंदू और मुसलमानों की एकता के लड़ना संभव नहीं है। इन दोनों का एक होना बहुत ज़रूरी है। उनका ये प्रयास भी बहुत सराहनीय प्रयास है। और विश्व वेदना की रचना करके युद्ध की विभीषिका से राष्ट्र को अवगत कराया। अधिक कर लगाने की नीति का घोर विरोध किया। उसके पश्चात उन्होंने अर्जित की रचना की। जमींदारों और पुलिस के अत्याचारों की घोर निंदा की और जनता को आतंकवादी नीति के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा दी। मैथिली शरण गुप्त ने अंजलि और अर्धे में पूज्य बापू के निधन पर आंसू बहाते कवि ने गांधी जी के विशिष्ट गुणों, विशिष्ट उपकारों और उनके राष्ट्र निर्माण के कार्यों की जन जन तक परिचय कराया और देशवासियों को उनके प्रति कृतज्ञ होने का संदेश दिया। इसके पश्चात गुप्त जी ने जय भारत की रचना करके महाभारत के आख्यानों की नवीन दृष्टिकोण प्रदान करते हुए भारत में अतीत का गौरवगान किया। मानवता के आदर्श को अपनाने की प्रेरणा दी। कवि ने राजा प्रजा की रचना करके शासन और प्रजा के कर्तव्यों का उल्लेख किया और बताया कि यदि चाहे तो दोनों अपने पुरुषार्थ से इसी पृथ्वी पर स्वर्ग का स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय काव्य धारा के क्रमिक विकास के अध्ययन करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी के अन्य सभी कवियों की अपेक्षा मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में सर्वाधिक राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय जागरण की भावना विद्यमान है।
लगभग सभी विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है कि गुप्त जी की रचनाओं में सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यवाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान की झलक है। उनका उद्देश्य राष्ट्र का निर्माण करने के लिए लोगों को जागृत करना। उनकी सभी रचनाओं में प्राय राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जीवन की दशा और श्रृंगार के कीचड़ से निकाल के राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा बहाने का प्रयास जो गुप्त जी ने अपने काल में किया है, वो प्रयास सराहनीय है। इसी कारण मैत्रेय शरण गुप्त को हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा का मूर्धन्य विद्वान भी मान सकते हैं। उनके साहित्य की इन भावनाओं से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि का स्थायी पदवी से विभूषित किया था, क्योंकि राष्ट्रीय काव्य के निर्माण का गुरु गंभीर दायित्व पूर्ण कर उन्होंने एक अच्छे राष्ट्र कवि का परिचय दिया और राष्ट्र कवि ने जीवन पर्यंत उस दायित्व को निभाने का संकल्प करके अपनी लेखनी से राष्ट्रीय काव्य धारा की अविरल बहाने का प्रयास किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी का जो साहित्य है वो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत राष्ट्रीयता का साहित्य है। गुप्त जी के काल के अंदर जितने भी साहित्य लिखे, उन्होंने जो भी कृति लिखी, उसमें राष्ट्रीय भावना का राष्ट्रीयता की भावना भरी हुई है, उसमें कूट करके भरी है। गुप्त जी की तत्कालीन सभी पहलुओं को उजागर कर सर्वाधिक राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना का प्रसार किया है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राष्ट्रीय निर्माण में मैत्रेय शरण गुप्त का भारी योगदान है और ये देश उनके योगदान को कभी नहीं भूल पाएगा। धन्यवाद।